सवेरे सवेरे रीनू को दरवाजे पर खड़ा देख संतोष हैरान रह गई। जाड़े की एक भयंकर शीत लहर उसके हृदय से पार हो गई। उसका मन एकाएक हजारों डरावने रहस्यमयी सवालों से जल उठा। रीनू को कल जिस लाल जोड़े में ससुराल के लिए विदा किया था, वह उसी लाल जोड़े में दरवाजे पर खड़ी थी। संतोष ने जल्दी से दरवाजे के बाहर इधर उधर देखा और रीनू का हाथ पकड़ भीतर बाखर में ले आई। हजारों पहेलियों में उलझी संतोष ने रीनू से पूछा, का बात है गई रीनू, जल्दी बता, मेरो हियो बैठो जा रहे है। तू ससुराल से ऐसे कैसे चली आई? सूखे पपड़ी पड़े होठों और दुखों के भाव से भरी रीनू माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। रीनू के आंसुओं की धार के से संतोष का बिलोज कंधों से भीग गया। संतोष रीनू के आंसुओं से भीगे बिलोज के गीलेपन से उसके दुख का अंदाजा लगा रही थी। उसका मन और गहन चिंताओं की लपटों से घिरने लगा। उसके हृदय सागर में रीनू के जीवन में आने वाले दुखों के बुदबुदे बनने और फूटने लगे। उसने कंधे से लिपटी रीनू को पकड़ झंझोर कर पूछा, अरे बताती क्यों नहीं, का बात है गई? आंसुओं की धार से भीगी रीनू ने कहा, माँ, उसने मुझे थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा? किसने थप्पड़ मारा? संतोष ने जल्दी जानने की कोशिश कर पूछा। अंकित ने, रीनू ने हिलकी लेते हुए कहा। अंकित ने? पर क्यों? संतोष ने भौहें तानकर पूछा। रीनू थोड़ी झेपी और बोली, मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता तो किसको पता? संतोष ने कहा। माँ, जो आदमी पहली रात को ही अपनी पत्नी पर हाथ उठा सकता है, थप्पड़ मार सकता है, वह जीवन भर मेरा क्या हाल करेगा? मुझे ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना। संतोष ने रीनू की बात सुन अपना हाथ माथे पर मारकर कहा, हाय राम, इतेक सी बात पर आदमी को छोड़कर भाग आई। हे भगवान, अब का होवेगा? ये दुनिया का कहेगी, जात बिरादरी के लोग का कहेंगे? संतोष का दिल रीनू के जीवन में आने वाली विपत्ति से सहमने लगा। सूरज के ताप से सूखे तालाब की तरह संतोष के शरीर का रक्त रीनू के लिए फैसले के ताप से सूखने लगा। संतोष ने सूखे हलक से कहा, रीनू, तेने ही का करो? तेरे बापू के बारे में तो सोचती, उनकी इज्जत का क्या होवेगा? तेरे बापू ने कैसे कैसे लाठी पटिंगों से मेरे हाथ तोड़े हैं। महीने महीने भर तक शरीर से निशान नहीं मिटते थे। रात दिन दर्द से कराहते हुए निकल जाते। तूने देखा था ना? पर मैं का तेरे बापू को छोड़कर भाग गई? नहीं ना। माँ की बातें छुम होकर सुन रही रीनू ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं उस आदमी के संग नहीं रहूंगी। संतोष गुस्से से बोली, तूने तो सहज ही कह दियो कि उसके साथ ना रहूंगी, पर जब ये बात मोहल्ला पड़ोस में पतो लगेगी तो हम 9 हाथ जमीन में गड़ जाएंगे। इस बात का पता है ना तुझे? संतोष रीनू की पीड़ा और फैसले से भली भांति परिचित थी, पर वह दुनिया के लांछनों से डर रही थी। वह चिंतित थी कि अब रीनू का क्या होगा। जब वह पहली बार इस घर की बहू बनकर आई थी, तो उसके घर में कदम रखते ही रीनू के बापू हीराराम को ये हिदायत दी गई थी, अपनी लुगाई को आते आते ही अपने पैरों के तलुओं के नीचे नहीं, एड़ी तले कुचल कर रखना। पैरों के तले तो उसे थोड़ी बहुत सांस लेने की जगह या आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन एड़ी तले तो उसकी एक एक सांस घुट जाएगी और जवान हमेशा के लिए बंद। सुन ले छोरा, अपनी इज्जत करवाना अपने हाथ में होवे है। हीराराम को जैसी हिदायत दी गई उसने वैसा ही किया। पहली रात को ही हीराराम ने संतोष की चोटी खींच 2 लात मारी थी। बाहर बैठी संतोष की सास कमलों के जिगर को सुआद पड़ रही थी। आखिर हीराराम वही कर रहा था जो वह चाहती थी। लुगाई को पहली ही रात में दबा लिया। उस दिन के बाद संतोष को बात बात पर दबाया जाता। जीवन में वह कभी भी खुद कोई फैसला न ले सकी। जरा सा बोलने की हिमाकत करती तो हीराराम उसके हाड़ तोड़ने भागता। संतोष मन ही मन खूब झटपटाती, लेकिन आखिर दब जाती। धीरे धीरे अपने अरमानों को कुचलने की उसे आदत पड़ गई। वह पुरुष समाज में औरत की पदवी को जान गई थी। उसे ज्ञात हो गया, पुरुषों से सुशोभित इस समाज में औरत का क्या मोल है। संतोष पूरे दिन धूप ताप में घर खेत भैंस ढोरों के काम में कोल्हू का बैल बन पिसती। सास को तनिक भी चाय या किसी भी काम के लिए देरी हो जाती तो वह रो रो कर सारे बखाने हीराराम को सुनाती और वह उसे रुई की तरह धुन देता। एक बार वह गुस्से में आकर अपने पीहर चली गई थी। उसे समाज का डर था, पर बेचारी क्या करती, कब तक सहन करती। वहां उसे परिवार और अड़ोस पड़ोस की औरतों ने समझाया, कहती, चल बावरी, मार पिटाई करने पर ही तू अपने खसम को छोड़कर आ गई, अब क्या दूसरा ब्याह?
दूसरा खत्म करेगी, वहाँ क्या तुझे सोट का सीधा मिलेगा? वह इससे भी बड़ा जानवर मिला तो फिर क्या? तीसरा खत्म करेगी, चाची ने कहा। शादी के बाद एक लड़की पीहर में कब तक निभेगी, यह तो तुम भी जानती हो, इसलिए ससुराल ही चली जाओ, वहीं जाने में तुम्हारी भलाई है। इन सब बातों को सुन संतोष खुद ही ससुराल आ गई। जब महीने चढ़ गए तो उससे ज़्यादा काम ना होता। दिन भर जी मिचलाता, काम में जरा सी ढील होते ही उसे बताया जाता वह अकेली या अनोखी नहीं है जो लाला जनेगी, पूरी दुनिया की औरतें लाला जनती हैं, इसलिए ज़्यादा 3-5 करने की ज़रूरत नहीं है, काम तो करना ही पड़ेगा। संतोष को पूरे 9 महीने में भी बैठने नहीं दिया गया। एक दिन कुएं से पानी लाते वक्त संतोष को घर के दरवाजे पर चक्कर आ गया और वहीं गिर गई। सिर पर रखी 2 छोटी बड़ी मटकी भड़ाम से फूट गई। एक हाथ में स्टील की छोटी कलसी और रस्सी थी। स्टील की कलसी दूर लुढ़क गई और पेंदे की जगह से दुचक गई। आवाज सुन कमलो बाहर आई और बोली, देखो कितेक ढोंग कर रही है, मेरा कितना नुकसान कर दिया, मटकी फोड़ दी। इतना कहकर अंदर चली गई। संतोष दरवाजे पर पड़ी रही। शाम को हीराराम आया तो कमलों ने रोना शुरू कर दिया। देख तेरी लुगाई कैसे ढोंग विधा रचकर सापन की तरह पड़ी है, कितना नुकसान कर दिया, बड़ी मुश्किल से मेले से मटके लेकर आई थी, हमने भी 9 महीने बच्चे अपनी कोख में पाले हैं, घर से लेकर बाहर का सारा काम भी संभाला, पर ऐसे ढोंग तो हमने ना रचे। बेचारी संतोष को चक्कर तो आने ही थे। ऐसे नाजुक समय पर भी कमलो दूध घी पर ताला लगाकर चाबी अपने ब्लाउज में रख लेती। उसे कई बार तो सूखी रोटियां भी नसीब नहीं होती। माँ की बातें सुन हीरालाल ने पड़ी संतोष को कसकर 2 लात मारी। वह दर्द से कर्रा उठी और उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। उसकी आंखों के आगे बिजली कौंध गई। वह बेसुध होते हुए भी थोड़ा होश में आई और लड़खड़ाते पैरों और कांपते हाथों से उठकर भीतर आंगन में आ गई। वह बेइंतहा असीम दर्द से कराह रही थी, तड़प रही थी, पर उसे किसी ने उजक कर न देखा। पूरी रात भर आंगन में तिलमिलाती रही। आखिर सुबह रीनू ने जन्म ले लिया। संतोष रीनू के फैसले को लेकर सोच रही थी। शायद उसने भी पहली बार में ही कुछ ऐसा कदम उठा लिए होता तो शायद उसे इतनी बदतर जिंदगी जीनी न पड़ती। रीनू के इस फैसले से वह बहुत डरी हुई भी थी। रीनू की जिंदगी में आने वाला तूफान उसकी आंखों के सामने आ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वह रीनू को इस नरक में जाने भी नहीं देना चाहती थी। शाम तक रीनू के ससुराल छोड़ने की बात पूरे गांव में सुनामी की तरह घर घर पहुंच गई। गांव की 2-4 औरतों ने रीनू को समझाया, लेकिन रीनू नहीं मानी, वह अड़ी बैठी थी। चाहे जो हो जाए वह अब नहीं जाएगी। ताई ने कहा, ऐसा मत कर रीनू, वापस अपने ससुराल चली जा। ब्याह के बाद लड़की ससुराल की चौखट पर ही शोभा देवे हैं। रीनू और नहीं मानी, पर अपने बापू के आग्रह और दुनियादारी की हजारों बातें सोच सुन ससुराल जाने के लिए राजी हो गई। रीनू के माँ बाप रीनू को ससुराल छोड़ने गए, लेकिन रीनू की सास पल्लू फटकार कर बोली, समदन यहाँ क्यों आई हो? इसको लेकर हमारे घर को ऐसी बहू की जरूरत नहीं है, हम इज्जतदार लोग हैं। संतोष बोली, समदन जी, दामाद ने भी तो सही न करो, बताओ पहली रात को ऐसे अपनी पत्नी को कौन मारता है? अंकित की माँ तमक कर बोली, ऐसा है समधन, मर्द का पूरा हक होता है औरत के ऊपर। का तुम्हारा ऊपर हाथ ना उठाया हीराराम समधी ने या अंकित के बापू ने मुझ पर? हम तो अपने घर और कसम को छोड़कर न भागे। समधन, तुम सही कह रही हो, पर ये आजकल के नए नौले बच्चे हैं, अब का करें? संतोष ने कहा, अब का करें, ले जाओ अपनी छोरी को वापस, अंकित की माँ ने फटकार से कहा। अंकित उस दिन घर पर होता तो शायद सब कुछ अंधेरी रात के बाद नए सवेरे की तरह ठीक हो जाता। अंकित को अपनी गलती का एहसास था। उसने कई बार अपनी माँ को बताया और रीनू को खुद जाकर घर लाने की बात कही, लेकिन उसकी माँ का कहना था, उसने हमारी घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी है, वह अब इस घर में नहीं आएगी और वह इसके सामने दूसरी शादी का प्रस्ताव रखती है। अंकित माँ की बात नहीं मानता और रीनू के गांव आकर रीनू के घर के सामने रह रही उसकी बुआ, जिसने इससे इस रिश्ते को करवाया था, उसके घर में रहने लगता है। अंकित रीनू से माफ़ी मांगना चाहता था, उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। अंकित के रहने की बात रीनू को उसकी माँ संतोष बता देती है।
रीनू जहाँ जाती अंकित हर जगह उसका पीछा करता। एक दिन रीनू अपनी छत पर कपड़े सुखा रही थी और अंकित अपनी छत पर पतंग उड़ा रहा था। उसने अपनी पतंग जानबूझकर रीनू के पास गिरा दी, लेकिन रीनू ने अंकित की पतंग को एक नज़र नहीं देखा और नीचे आ गई। अंकित और रीनू का यह सिलसिला रोज चलता। अंकित ऐसे ही अपनी पतंग रीनू के पास गिरता और रीनू उसकी तरफ देखे बिना ही नीचे आ जाती। महीना बीत गया। अचानक 2 दिन से अंकित पतंग उड़ाने नहीं आया, लेकिन रीनू रोज कपड़े सुखाने आती। 2 दिन से अंकित को न देखने पर वह घंटों छत पर खड़ी रहती। तीसरे दिन भी रीनू अंकित का इंतजार कर रही थी कि अंकित आ गया। अंकित को देखकर रीनू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके चेहरे पर एक खुशी फैल गई और वह अंकित को देखकर चुपचाप नीचे आ गई। रीनू अंकित को दिल के एक कोने में चाहती थी, लेकिन उसका मन अंकित के प्रति कठोर हो रहा था। अंकित जब अपनी पतंग उड़ाता, उसकी पतंग की छाया हवा के रुख के चलते कभी कभी रीनू के आंगन में पड़ती थी। रीनू उस पतंग की छाया को पकड़ने के लिए आंगन में इधर उधर भागती, अपने हाथों की नरम उंगलियों से उस छाया को छूने की कोशिश करती। रीनू अंकित को एक प्रेमी के रूप में चाहने लगी थी। एक दिन रीनू मंदिर जा रही थी। अंकित उसके पास आया और बोला, रीनू मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। रीनू ने थोड़ा गुस्सा जताते हुए कहा, अंकित मेरा रास्ता छोड़ो, कोई देख लेगा। अंकित, देखे तो देखे ले कोई, तुम मेरी बीवी हो। रीनू, अंकित मुझे जाने दो। अंकित, रीनू मेरे साथ चलो अपने घर, माँ को मैं समझा लूँगा। रीनू की आंखों में आंसू आ गए और वह वहाँ से चली गई। अंकित की आंखें भी नम हो जाती हैं और वह रीनू को आवाज़ लगाता है, रीनू रीनू रीनू। रीनू को मंदिर से लौटते वक्त कुछ लड़के छेड़ते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है, सुना है इसका आदमी शादी की पहली रात को कुछ कर नहीं पाया, इसलिए ये उसे उसी रात छोड़कर भाग आई। और फिर रीनू की ठोडी पकड़ता है, जाने मन मुझे एक मौका दे, मैं तुझे निराश नहीं करूँगा। इतने में वहाँ अंकित आ जाता है और रीनू से कहता है, रीनू तुम जाओ यहाँ से। और रीनू वहाँ से आ जाती है। अगले दिन रीनू छत पर अंकित का इंतजार कर रही थी। उसकी माँ वहाँ आ जाती है। रीनू माँ को देखकर इधर उधर टहलने लग गई। संतोष ने रीनू से कहा, अंकित का इंतजार कर रही है। रीनू थोड़ी झेप कर बोली, नहीं तो माँ, संतोष तो घंटों से छत पर खड़ी होकर उधर का देख रही हो। माँ हूँ मैं तेरी, सब समझती हूँ बेटा। मैं मानती हूँ अंकित से गलती हुई है, पर वो तुझसे बहुत प्यार करता है। यहाँ वो तुझे अपने साथ लेने आया है और जो तू यहाँ खड़े होकर उसका इंतज़ार कर रही है वह नहीं आएगा। कल किसी लड़की को कुछ मवालियों से बचाने के चक्कर में उसको बहुत चोटें आई हैं, वो अस्पताल में है। ये सुन रीनू के दिल को धक्का लगता है और मन ही मन सोचती है, वो तो मैं थी। रीनू माँ से बिना कुछ बोले भागकर नीचे आ जाती है और शाम को रीनू सबसे छिपकर अंकित को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। अंकित को देखने के बाद जब वह वापस आती है तो उसके सामने उसकी माँ आकर खड़ी हो जाती है और रीनू से कहती है, रीनू जब तू अंकित से इतना प्रेम करती है तो उसके साथ क्यों नहीं जाती। रीनू नज़रें झुकाकर बोली, मैं उससे कोई प्यार नहीं करती। संतोष, जब तू उससे प्यार ही नहीं करती तो उसे देखने हॉस्पिटल क्यों आ गई। रीनू चुपचाप वहाँ से चली गई और संतोष उसकी तरफ देखती रही। रीनू बहुत ज़्यादा गुमसुम रहने लगी, न खाती न पीती न हंसती। ये देख उसकी माँ बहुत दुखी होती। एक दिन संतोष ने कहा, रीनू कल करवा चौथ का व्रत है और तुम्हारा पहला व्रत है, अंकित की लंबी उम्र के लिए रख लेना। दूसरे दिन संतोष रोते घबराते रीनू के पास आई। रीनू रीनू बिटिया, अंकित को बाजार में किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी और वो मर गयो। यह सुन रीनू के हृदय पर गाज गिर गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह नंगे पांव दौड़कर हॉस्पिटल आती है और अंकित के ढके शव को देख चीख कर रोती है और कहती है, अंकित तुम मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने तुम्हारे लिए व्रत भी रखा है। अंकित अंकित, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। रीनू के कानों में अचानक आवाज़ आती है, तो चलो, मैं तो कब से कह रहा हूँ। क्यों माँ, उसने रीनू की माँ से कहा। रीनू अंकित को जिंदा देख बिना कुछ सोचे समझे रोते हुए उसके सीने से लिपट गई।
थोड़ी देर बाद उसे ढके शव की तरफ देखकर रीनू कहती है, इसमें कौन है? उसमें से अंकित के बुआ का लड़का मुंह पर ढके कपड़े को हटाकर कहता, इसमें मैं हूँ। रीनू ने आश्चर्यचकित होकर कहा, ये सब क्या है अंकित? अंकित ने कहा, तुम्हारी माँ ने बताया रीनू तुमसे बहुत प्रेम करती है, पर पतो नहीं क्यों कठोर हुई बैठी है। कछु तो करना पड़ेगो। तो हमने यह सब कुछ कर दिया। अंकित अपने साथ लाया लाल रंग की साड़ी रीनू के सिर पर उठाकर कहता है, चलो अब अपने घर। ऐसी ही और स्टोरीज के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।